अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ साबका रहनुमाओं से मुलाकात हुई है। वो रहनुमा जो तहरीक इंसाफ को छोड़ के चले गए थे, अब लाहौर में उनकी शाह साहब से मुलाकात क्यों हुई, अंदर की खबर क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसके साथ साथ TLP के हवाले से कुछ खबरें हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ मजीद खबरें हैं पाकिस्तान से, बैरून मुल्क से, खुसूसन अमरीका और भारत के हवाले से खबर है। अमरीका तारीफें पाकिस्तान की करता रहा, लेकिन डिफेंस डील उसने जाके भारत के साथ कर ली। ये क्या मामला है, इसके हवाले से भी आपको बताएंगे। कुछ मजीद खबरें, कोशिश होगी कि उनके ऊपर भी गुफ्तगू करें। लेकिन सबसे पहले ये सामने आप देख सकते हैं, सीनियर सहाफी हसन अयूब साहब, उन्होंने एक पॉडकास्ट में बात करते हुए ये कहा है कि मुजम्मिल असलम साहब जो हैं, उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से नहीं है। क्या पूरे खैबर पख्तूनख्वा में एक भी शख्स इतना काबिल नहीं है कि उसको वजीर खजाना या मशीर खजाना लगाया जा सके? आपको मालूम है कि मुजम्मिल असलम साहब अली अमीन गंडापुर साहब की काबीना के अंदर भी मशीर खजाना थे। अब सोहेल अफरीदी साहब ने भी उनको अपना मशीर लगा लिया। उसके ऊपर हसन अयूब साहब एतराज कर रहे हैं कि भाई पूरे खैबर पख्तूनख्वा में इनको कोई बंदा नहीं मिला, कराची से ये बंदा क्यों लेके आए हैं? अब मजे की बात यह है कि इस वक्त अगर आप वफाक में देखें, वफाक में जो वजीर खजाना है, क्या उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है? क्या उनका ताल्लुक नून लीग से है? क्या इनको दोनों जमातों में कोई नहीं मिला? और मजे की बात आपको बताऊं कि आपको पता है कि आपके जो वजीर खजाना है वो हॉलैंड के शहरी थे। जिस वक्त उनको ये पोस्ट ऑफर की गई वो हॉलैंड के शहरी थे। उनको बाद में पाकिस्तानी शहरियत दी गई। जब काबीना का पहला इजलास हुआ उसमें उनकी पाकिस्तानी शहरियत को अप्रूव किया गया और उनको पाकिस्तानी शहरियत मिली। वो तो अपनी पाकिस्तान की शहरियत भी छोड़ चुके थे, तो क्या उनके अलावा वफाकी हुकूमत को कोई नहीं मिला था? अब वो उन्होंने समझा कि वो मौजू कैंडिडेट हैं तो उन्होंने उनको वजीर खजाना बना दिया। लेकिन कराची के बंदे पे एतराज है, हॉलैंड की नेशनैलिटी छुड़वा के पाकिस्तान की नेशनैलिटी दे के, यानी एक दिन पहले नेशनैलिटी उनको दी गई, फिर उसके साथ ही उनको वजीर बना दिया गया। क्या उसके ऊपर किसी ने इतराज किया या नहीं किया, ये आपके सामने है। अच्छा जी, दूसरी स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टोरी है शबर जैदी साहब के हवाले से। ये खबर आई कि जनाब जब वो चेयरमैन FBR थे तो उन्होंने कोई रिफंड्स वगैरह दिए थे, उसमें बड़ा मुबैना घपला था, तो लिहाजा FBR ने और FIA ने उनके ऊपर कोई करवा दी है, FIR वगैरह करवा दी है और अब ये सारी तहकीकात होंगी। लेकिन आज खबर आई कि जनाब वो FIR वापस कर ली गई है। सीनियर सहाफी कामरान खान साहब ने इस हवाले से ट्वीट किया हुआ है कि अगर मोहम्मद औरंगजेब जो इस वक्त आपके वजीर खजाना है, जिनका मैंने आपको बताया कि उनकी पहले हॉलैंड की नेशनैलिटी थी, हॉलैंड की नेशनैलिटी छुड़वा के उनको पाकिस्तान की नेशनैलिटी दी गई वजीर खजाना बनाने से पहले। एनीवे, उनके हवाले से कामरान खान साहब ने लिखा हुआ है कि आज पाकिस्तान के अगर वो वजीर खजाना नहीं होते तो आज उनकी मातहत FBR की FIA में रजिस्टर्ड करप्शन की जो FIR है उसके तहत वो भी गिरफ्तार हो चुके होते, क्योंकि FIR में वाज़ेह इल्जाम मौजूद है कि उस वक्त के चेयरमैन FBR यानी शबर जैदी ने हबीब बैंक लिमिटेड को 7 अरब रुपयों से ज्यादा का रिफंड की अदायगी की और इसमें जबरदस्त करप्शन की। याद रहे कि उस वक्त औरंगजेब ही HBL के सदर थे। जिस वक्त की FIR दर्ज की गई शबर जैदी साहब के ऊपर कि जनाब उन्होंने HBL को रिफंड किया इतने अरब का, उस वक्त जो आपके मौजूदा वजीर खजाना थे वो उस बैंक के सदर थे, प्रेसिडेंट थे, लेकिन FIR कर ली गई शबर जैदी साहब के ऊपर। अब आगे जो कामरान खान साहब ने लिखा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें वो लिखते हैं कि गोया शबर जैदी और मोहम्मद औरंगजेब इस केस में को एक्यूज थे। बहरहाल सारा क्रेडिट जाता है पाकिस्तान में जारी हाइब्रिड निजाम को। अच्छा, एक और इसी हवाले से उन्होंने कामरान खान साहब ने ट्वीट की भी है, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब शदीद अफसोस से कहना पड़ता है कि ये किस किस्म का हाइब्रिड निजाम है कि FBR ने FIA के जरिए इस किस्म की FIR दर्ज करवाई जिसमें डिफरेंट जो बिजनेस ग्रुप्स हैं उनका नाम भी लिया गया और उसमें इल्जाम ये है चेयरमैन FBR शबर जैदी साहब पे कि उन्होंने इनके रिफंड्स किए। आगे वो लिखते हैं कि जनाब अब मजबूरन पाकिस्तान के सबसे मजबूत इदारे को हरकत में आना पड़ा। FBR और FIA दुम दबाकर भाग गए और FIR खत्म हो गई। तोबा तोबा, वो ये कह रहे हैं जनाब तोबा तोबा, इस किस्म की FIR करवाई गई, फिर मजबूत लोगों को सामने आना पड़ा और फिर वो FIR खत्म हो गई। अब मसला ये है कि शबर जैदी साहब ने अगर कोई करप्शन की थी तो वो पहले उसको एक्सपोज कर दिया जाना चाहिए था। अब ऐसा क्या हुआ कि अचानक ये याद आया? अब ये जो रिफंड्स का मामला था, ये बिजनेसेस को रिफंड्स जाते थे। मैंने शायद एक व्लॉग के अंदर पहले भी आपके साथ ये चीज शेयर की थी कि मुझे फैसलाबाद के एक बिजनेसमैन ने बताया जिनका एक्सपोर्ट का काम था, टेक्सटाइल से रिलेटेड एक्सपोर्ट का काम था। उन्होंने कहा कि हमारे रिफंड्स इमरान खान साहब के दौर के अंदर
बड़े बेहतरीन तरीके से होते थे और उसकी वजह से हमें अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में बड़ी मदद मिली। ये उन्होंने मुझे जरूर बताया कि उस दौर के अंदर भी एफबीआर वाले हमसे कुछ % रिश्वत लेते थे। इवन कि इमरान खान के दौर के अंदर भी उन्होंने बताया कि हम जो रिफंड्स लेते थे उसमें हमें मुबैना तौर पे एफबीआर पे उन्होंने इल्जाम लगाया कि उनको हमें रिश्वत देनी पड़ती थी इस सारे निजाम के अंदर। लेकिन एनीवे उस जमाने में रिफंड्स वगैरह हो रहे थे। अगर कोई खिलाफे कानून चीज थी, अगर इतना बड़ा मामला था, तो अब ये एफबीआर ने या दीगर जो इदारे इसमें मुलविस है उन्होंने क्यों एफआईआर वापस ली, ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं और सीनियर सहाफी कामरान खान साहब भी इसको उठा रहे हैं। अच्छा जी, वो रहनुमा जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को छोड़ के चले गए थे, महमूद मौलवी साहब, इमरान इस्माइल साहब, उनकी मुलाकात हुई है शाह महमूद कुरैशी साहब से एक अस्पताल में। शाह साहब की तबीयत ठीक नहीं है, उनको किसी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। शाह साहब ने और उनकी फैमिली ने काफी ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। मेरे ख्याल में इन लोगों से मिल के, महमूद मौलवी साहब से, इमरान इस्माइल साहब से, तो एक तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस शाह साहब के ऊपर भी उठना शुरू हो गए हैं और उठेंगे यकीनन, आपको पता है। अब फवाद चौधरी साहब भी साथ थे, लेकिन फवाद चौधरी साहब का केस डिफरेंट है। फवाद चौधरी साहब कितने महीने जेल में रहे, उनके ऊपर अभी भी मुकदमात चल रहे हैं। महमूद मौलवी साहब हो जाएं, इमरान इस्माइल साहब हो जाएं, वो तो पहले ही छोड़ के चले गए थे, वो तो इस्तेकाम पाकिस्तान का हिस्सा बन गए थे। फवाद चौधरी साहब ने जिस हद तक वो रेजिस्ट कर सकते थे उन्होंने रेजिस्ट भी किया। अभी भी वो उन्होंने जो है, जब भी उनकी कोशिश होती है कि इमरान खान साहब की जमात के अंदर किसी ना किसी तरीके से मैं दोबारा मुतहरिक हूं, तो थोड़ा सा उनका केस डिफरेंट है फवाद चौधरी साहब का। आज से 6 महीने पहले की खबर तो ये है जो मैंने आपके साथ शेयर की थी कि इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे तो फवाद चौधरी उनके साथ शामिल हो जाएंगे, खान साहब फवाद चौधरी साहब को कबूल कर लेंगे। लेकिन उसके बाद चीजें बदल रही हैं और फिर इस तरह जाके मुलाकात करना, मेरे ख्याल में इससे शाह साहब की रेपुटेशन को भी नुकसान हुआ है। और अब इनका वहां पे जाके मिलना, खान साहब से तो कोई नहीं मिलने देता। ये वही हुकूमत पंजाब है ना जो नोटिफिकेशन निकाल रही है कि खान साहब का तो ट्रायल भी कैमरे के ऊपर होगा, यानी वीडियो लिंक के जरिए होगा, ताकि कोई वकील भी उनसे ना मिल सके। लेकिन शाह साहब से मुलाकातें करवाई जा रही हैं, शाह साहब से मिलवाया जा रहा है। मेरे ख्याल में शायद ये शाह साहब को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए हो रहा है। अब इस निजाम के अंदर आप देखें कि शाह साहब की बरियत हुई तो वो लोगों ने उसके ऊपर क्वेश्चन उठाने शुरू कर दी। ये इस वक्त निजाम की हालत है कि जिसको कोई सजा मिलती है वो लोगों की नजर में मोतबर हो जाता है, जिसकी सजा माफ होती है या बरी हो जाता है वो लोगों की नजर में मशकूक हो जाता है। तो ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे तजिए तबसरे हो रहे हैं। लेकिन समझने की चीज ये है कि शाह साहब इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए थे, पहले भी, अभी भी खड़े हुए। अगर कोई उनको कोई फार्मूले पेश भी कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इतनी कुर्बानियां देने के बाद शाह साहब कोई इस किस्म का फार्मूला मानेंगे कि जिसमें कोई माइनस इमरान खान साहब की बात होगी। खान साहब को तो माइनस किया ही नहीं जा सकता। हाँ, कुछ उनकी जमात के जो लोग हैं उनकी ये कोशिश है कि हम जमात के अंदर किसी तरीके से वापस आए, हम कोई चीजों को बेहतर करें, खान साहब को जेल से बाहर लेके आए। इसमें सिर्फ उनकी कोई खुदा न खासा बदनीति नहीं है। ये नहीं है कि वो कोई निजाम से डील करना चाहते हैं, वो इमरान खान को धोखा देना चाहते हैं। हर कोई अपने तरीके से चीजों को सेटल करना चाहता है। अली अमीन साहब भी यही चाहते थे कि किसी तरीके से मैं चीजों को सेटल कर लूं। गौर अयूब साहब भी इस हवाले से बहुत ज्यादा कोशिश करते रहे, कुछ दीगर लोग भी कोशिश करते रहे, इन लोगों की भी कोशिश है। तो अगर ये कहा जाए कि जी ये कोई इमरान खान के खिलाफ है सारे, नहीं, ऐसी बात नहीं। इनको भी पता है कि इमरान खान के अलावा सियासत हो ही नहीं सकती है। लेकिन ये जो इस मौके के ऊपर इस तरह मुलाकात हुई है, यकीनन उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उठेंगे। और अगर किसी को सबसे ज्यादा इस मुलाकात से नुकसान होगा इमरान खान के, तो वो जिसे कहते हैं ना कि सर के ऊपर जूं भी नहीं रेंगेगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा तो वो जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनको नुकसान होगा। और दूसरी लेवल के ऊपर जो फवाद साहब अपने आप को साथ जोड़ रहे हैं महमूद मौलवी साहब के साथ, इमरान इस्माइल के साथ, जिन्होंने एक दिन भी जेल नहीं काटी। फवाद साहब ने तो काफी कुर्बानियां दी और काफी जो है वो मुश्किल वक्त उन्होंने गुजारा, और खान साहब उनको पसंद भी करते हैं। तो वो अगर उनके साथ होंगे तो उनको भी नुकसान होगा और शाह साहब को भी नुकसान होगा। बाकी अब देखते हैं कि आगे चीजें किस तरफ जाती हैं। वैसे इस मुलाकात के अलावा लाहौर में एक सीनियर सहाफी के घर भी ये गए, इमरान इस्माइल साहब, महमूद मौलवी साहब, उनके घर पे कोई इन्होंने खाना शाना भी खाया। ये वो सहाफी हैं जिन्होंने कॉलम लिखे तो तहरीक इंसाफ वालों ने कहा कि ये इमरान खान साहब की जिंदगी को एक तरह से खतरे में डाल रहे हैं, इस किस्म की बातें कर रहे हैं। बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया जमात की तरफ से उस सहाफी के हवाले से, और इन लोगों ने जाके फिर उनके घर भी कोई खाना शाना खाया। तो क्या वो भी इसमें है
क्या वो भी कोई डील करवाना चाह रहे हैं? क्या इमरान खान को माइनस करने की कोशिश की जा रही है? जब लोग 2 and 2 पुट टुगेदर करते हैं तो फिर वो इस किस्म के कंक्लूजन निकालते हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसी हतमीज बात नहीं है, कोई ऐसी स्टोरी नहीं है, कोई खबर हमारे पास ऐसी नहीं है कि कोई ऐसी कोशिश की जा रही हो। लेकिन जब इस तरह की मुलाकातें होती हैं और जब मुलाकातें करने की इजाजत दी जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ तो है, इतना इनोसेंट मामला तो नहीं है। पर एनीवे, इसका फायदा किसको होगा? इसका फायदा किसी को भी नहीं होगा। इसका नुकसान किसको होगा? इमरान खान को तो कोई नुकसान नहीं होगा, शाह साहब को नुकसान होगा और दीगर जो लोग इसके अंदर किरदार हैं उनको इसका नुकसान होगा। अदरवाइज कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो जाएगी इन मुलाकातों के नतीजे में, वो मुझे होती हुई नजर नहीं आ रही। एक डेवलपमेंट ये है, कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि एक ऐसे हमारे सीनियर इंतहाई मोतबर सहाफी हैं जो अक्सर लोगों के घर जाते हैं, इंटरव्यूज वगैरह करते हैं और फिर वहां पे वो खाना वगैरह भी चलता है, सब सारी चीजें चलती हैं। लेकिन ये वो लोग हैं, इन्होंने जाके उनके घर पे खाना खा लिया। तो इस किस्म की मजाक लोग कर रहे हैं, इस किस्म की मीम्स चल रही हैं, वो एक अलग चीज है, वो एक लाइट हार्टेड कॉमेंट है। एनीवे, सहाफियों का, सियासतदानों का एक रिश्ता तो होता है, लोग एक दूसरे से मिलते भी रहते हैं। और वैसे भी पाकिस्तान के जो सहाफी हैं उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि बड़े बड़े लोगों से मुलाकातें हों, उनके घरों पर बुलाया जाए, उनके घरों पर जाया जाए, PM हाउस में कोई तकरीब हो वहां पे जाएं, प्रेसिडेंट हाउस में कोई तकरीब हो हम वहां पे जाएं। अब PTI की हुकूमत थी, कभी किसी तकरीब में मैं तो नहीं गया, कभी भी किसी तकरीब में आज तक ईवान सदर नहीं गया। एक दफा गया था जब खान साहब ने साइफर दिखाने के लिए बुलाया था, तब मैं गया था। इस दौर के अंदर भी कभी नहीं गया। वो सहाफियों को जरूरत नहीं है कि वो हर तकरीब के अंदर घुसे, सारी चीजें आपके पास पहुंच जाती। हाँ, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो अलहदा चीज है जी। अशाइया हो रहा है ईवान सदर में, भाई इस अवाम के पास खाने के लिए रोटी नहीं है तो हम सहाफी भी वहां पे रोटी खाने पहुंच जाएं। तो मैं अगर कहीं पे जाऊं भी, किसी तकरीब के अंदर अगर एक दो दफा जाना भी हुआ तो कोशिश होती है कि एक प्लेट पकड़ के बंदा साइड पे खड़ा हो जाए, क्योंकि शर्म आ रही होती है कि जिस मुल्क के अंदर 45% अवाम जो है वो मुनासिब रोटी नहीं खा सकती, 45% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार है, वहां पे इतने इतने बड़े मेन्यू वाले ये दावतें हो रही हैं और हुक्मरान अशराफिया ऐसे अयाशियां कर रही है। उसमें सहाफी भी शामिल हैं, उसमें जो है आपके सियासतदान भी शामिल हैं, ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है। और ये सारे तबकात जो मराज याफ्ता हैं, ये अवाम के पैसों पे, अवाम की चीजों के ऊपर अयाशियां करते हैं। हुकूमत के साथ सहाफी भी दौरों पे जा रहे हैं, सहाफी भी तोहफे ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एनीवे, हम सियासतदानों पे तो बड़ा इजीली क्रिटिसिज्म कर लेते हैं, हमें अपने ऊपर भी बात करनी चाहिए। अच्छा जी, TLP के टिकट होल्डर्स ने लाइन लगा के जनाब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उनके जो टिकट होल्डर्स हैं उन्होंने इकट्ठी एक इज्तिमाई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये कहा है कि जनाब TLP को छोड़ने का वो ऐलान कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनाब अब जो है हम इसका हिस्सा नहीं रहेंगे, हम मुहिब वतन लोग हैं। तो बुनियादी तौर पे जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोग जमात को छोड़ते थे, लेकिन वो कोई एक आधा बंदा आता था। मैंने आपके साथ पहले दिन अपने व्लॉग के अंदर ये चीज शेयर की थी कि जब TLP के खिलाफ ये जिस किस्म की कार्रवाई हो रही है, ये तहरीक इंसाफ की तरह मुकाबला नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह भी मैंने आपको बता दी थी कि तहरीक इंसाफ की जो सपोर्ट है वो डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी के अंदर है। उनकी सपोर्ट बेस बड़ी लंबी और बड़ी चौड़ी है। उसमें नौजवान भी शामिल हैं, उसमें बुजुर्ग भी शामिल हैं, उसमें ख्वातीन भी शामिल हैं, उसमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं, उसमें दीगर लोग भी शामिल हैं, उसमें जो है मजहबी तबकात भी हैं, उसमें लेफ्ट के लोग भी हैं, राइट के लोग भी हैं। लेकिन ये जो जमात है ये एक जत्थे की तरह ऑपरेट करती थी, माजरत के साथ, ये सस्टेन नहीं कर सकेंगे। जत्था कभी भी सियासी जो ऑपरेशन होता है उसको सस्टेन वो नहीं कर सकता। एक सियासी जमात ही उसको सस्टेन कर सकती है, जिस तरह माजी में पीपल्स पार्टी ने भी सस्टेन किया, काफी हद तक नून लीग ने भी सस्टेन किया। लेकिन PTI ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए ना, जो कुछ PTI ने किया उसकी तो कोई नजीर नहीं मिलती पाकिस्तान की तारीख में। एनीवे, अब आपने देखा कि इनके बहुत सारे लोग इकट्ठे बैठ के कह रहे हैं कि हम जमात को छोड़ रहे हैं। तो वो जो इनकी जानिब से मजाक उड़ाया जाता था तहरीक इंसाफ का, आज आप देख लें कि तहरीक इंसाफ के लोग किधर खड़े हैं और इन लोगों ने कितनी जल्दी जो है अपनी जमात को छोड़ने का फैसला किया है। अच्छा जी, ट्रंप साहब तारीफें तो करते रहे हमारी, लेकिन उन्होंने डील कर ली है इंडिया के साथ। ये सामने आप देख सकते हैं, BBC भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। आप दुनिया के किसी भी मीडिया पे चले जाएं, जाके सर्च करें इंडिया USA डिफेंस डील, आपको CNN पे मिलेगी, स्काई न्यूज पे मिलेगी, AP पे मिलेगी, रॉयटर्स पे मिलेगी, उसके अलावा GB न्यूज पे मिलेगी, यूरो न्यूज पे मिलेगी, DW पे मिलेगी। दुनिया भर में आप जिधर मर्जी जाके इस वक्त जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको देखें, उसकी ये हेडलाइंस के अंदर आपको ये खबर नजर आएगी। अमेरिका और भारत के दरमियान एक 10 साला दिफाई मुआहिदा, एक दिफाई पैक्ट तय पा गया है। ये सामने आप देख सकते हैं, इंडिया US साइन 10 years डिफेंस पैक्ट अमिड
टैरिफ टर्मोइल। एक तरफ उनकी जो टैरिफ वाली बात है वो भी चल रही है, ट्रंप उन पे तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी मकसद ये था कि ट्रंप उनके ऊपर प्रेशर डाल के, मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये पहला सदर आया है, इसकी कोशिश होती है कि जनाब पहले लोगों को बुरा भला कहा जाए, फिर उनसे कोई सौदा कर लिया जाए, कोई डील कर ली जाए। अब इन्होंने इंडिया को यह भी कहा कि जी इनका ये भी मसला है, वो भी मसला है, लेकिन अब उनके साथ 10 साल इन्होंने मुआहिदा कर लिया है और इस मुआहिदे के तहत वहां पे बहुत सारी चीजें होंगी, यानी दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन होगा, उसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग का जिक्र भी है, उसके साथ साथ असला साज जो मंसूबे हैं और जो जदीद टेक्नोलॉजी है उनके हवाले से ट्रांसफर, उन पे मिलके काम करना, वो चीज भी होगी। और उसके अलावा दीगर जो मामलात हैं रीजन के अंदर, उसके ऊपर भी ये दोनों मिलकर काम करेंगे। बुनियादी तौर पे चाइना के खिलाफ इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, खित्ते के अंदर अगेन इंडिया के रोल को उभारा जाएगा। ये 10 साल डिफेंस डील है, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप इसको जितना मर्जी अंडरमाइन कर लें, आप इसको अपना दिल खुश करने के लिए कह लें कि जी ये कुछ भी नहीं है। बात यह है कि ट्रंप साहब ने हमारी तारीफें तो बहुत की हैं, लेकिन डील उसने इंडिया के साथ कर ली है। क्या इस डील के नतीजे में खित्ते के अंदर स्टेबिलिटी आएगी? बिल्कुल नहीं। भारत की तो शायद क्या पता ये ख्वाहिश हो, मुझे नहीं पता, लेकिन अमेरिका इस खित्ते के अंदर कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आने देता। उसकी ख्वाहिश होगी कि भारत को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। और जिस वक्त भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, उस वक्त जेडी वैंस क्या कह रहा था? वो भारत को कह रहा था कि छोटी मोटी कार्रवाई कर लो। वो तो आगे से जब पाकिस्तान आर्मी ने, एयरफोर्स ने जूते मारे, जब उनके जहाज गिराए, तो उस वक्त अमेरिका की भी दौड़े लगी। इनको समझ आई कि भाई ये तो मामला किसी और तरफ जा रहा है। पहले तो इन्होंने अमेरिका को इजाजत दी हुई थी, जेडी वैंस का बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो इनकी तो बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है कि खित्ते के अंदर किसी भी किस्म की स्टेबिलिटी आए। लेकिन ये एक बड़ी खबर है कि उनके साथ इनका दिफाई मुआहदा हो गया है। क्या पाकिस्तान के साथ भी कोई ऐसा दिफाई मुआहदा होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन यकीनन ये एक बड़ी खबर है। बाकी जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका की, इनके क्या कहने। ट्रंप साहब जो है माइग्रेंट्स के खिलाफ हैं, लेकिन अपनी बीवी उनकी माइग्रेंट है। जेडी वैंस जो है वो माइग्रेंट्स के खिलाफ है, अपनी जो उसकी बेगम है वो भारतीय निजाद है। अब लोग उससे पूछ भी रहे हैं कि भाई तुम्हारी अपनी जो बेगम साहिबा हैं उनके खानदान का ताल्लुक भारत के साथ है। ट्रंप की बीवी जो है वो यूरोपियन है, ईस्टर्न यूरोपियन है, और आप कहते हैं कि जी यहाँ पे कोई माइग्रेंट ना आए। इससे बड़ा कोई तजाद हो सकता है? आपने वो वर्ड सुना होगा, खुला तजाद। इससे बड़ा खुला तजाद कहीं पे नहीं हो सकता। फिर ये किसकी मुखालफत कर रहे हैं? ममदानी की, न्यूयॉर्क के मेयर के लिए, कि भाई ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है, ये युगांडा में पैदा हुआ, ये वहां से यहां पे आया। तो भाई आपके अपने खानदान में क्या हालात हैं? लेकिन दूसरी जानिब आप ये भी देखें कि उस मुल्क के अंदर जो इदारे हैं, जो आइन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑल्दो कि उसको काफी हद तक ट्रंप साहब ने रोंदने की कोशिश की है, लेकिन वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिसे आप कह सकते हैं मिसालें होती हैं, या आप जिसको कह सकते हैं रवायात होती हैं, वो इतनी मजबूत हैं कि ममदानी को तमाम तर कोशिश के बावजूद ये रेस से बाहर नहीं कर सके। और अब कभी ख्याल यही है कि ममदानी साहब न्यूयॉर्क के मेयर भी बन जाएंगे और इनके सीने पे दाल भी मोंगेंगे, और वो दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन ट्रंप, जिसको दुनिया सलूट करती है, जिसके आगे मुसलमान ममालिक के हुक्मरान जो है वो आगे उसके पीछे जा रहे हैं। कोई 4 अरब डॉलर की डील कर रहा है, तो कोई 100 अरब डॉलर दे रहा है, तो कोई 1000 अरब डॉलर दे रहा है, तो कोई जनाब जहाज तोहफे में दे रहा है। वो सारे उसकी खुशामदें कर रहे हैं, लेकिन वो इतना बेबस है अपने मुल्क में कि वो एक ममदानी को एक मेयर की रेस से बाहर नहीं कर सकता। क्या वजह है? वजह यह है कि उन ममालिक के अंदर आइन और कानून की किस हद तक पासदारी होती है जो ट्रंप की खुशामदें करते हैं, और वो मुल्क जहां पे ट्रंप है वहां पे आइन और कानून इतना मजबूत है कि ट्रंप जैसा दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स भी एक शहर के मेयर का जो इलेक्शन है उसके ऊपर भी वो असरअंदाज होने की सलाहियत नहीं रखता आईनी और कानूनी तौर पर। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।